बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराफ़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, एक ऐसी उबूरी हुकूमत का सरबराह जो कि कलील मुद्दत के लिए है लेकिन मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने मैंडेट से बढ़कर आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट्स कर रहे हैं। मुल्क के तवील मुद्दत मुआशी पॉलिसी को ले लें, मनसूबाबंदी को ले लें, ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं इस केयरटेकर हुकूमत के अंदर कि पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। बहुत कम अरसे में हमने देखा है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने इस ऐसे मौशी इकदाम उठाए थे जिसके समरात अब आना शुरू हो चुके हैं। और साथ साथ ये भी है कि SIFT का जो प्लेटफॉर्म था जो कि पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, उसको कंटिन्यूटी के साथ जारी रखा है, संजीदगी के साथ उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, अपने तवातुर के साथ दौरे भी कर रहे हैं। और इन दौरों का जो मकसद है पाकिस्तान का इमेज तो मजीद बेहतर होगा ही, लेकिन इसके साथ दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रागिब करना भी है। निगरां प्राइम मिनिस्टर इस वक्त UAE के दौरे में, चूंकि 4 रोजा का दौरा था, मुकम्मल कर चुके हैं। UAE में वो अबू धाबी के सदर से मुलाकात की। मुलाकात के अलावा उन्होंने जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात थे उस पर बातचीत हुई, माली ताउन के हवाले से बातचीत हुई है। उन्होंने जो मादनियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के जो शोबे थे उसमें अरबों डॉलर की जो मुफाहमती याददाश्तें थी उस पर दस्तखत भी हुए। और साथ साथ उस दौरे को मुकम्मल करने के बाद वो कुवैत भी पहुंचे। एक अहम जो एक मैसेज गया, एक सिग्निफिकेंट जो मैसेज हमें नजर आया वो ये कि इस दौरे में आर्मी चीफ भी उनके हमरा थे। कुवैत में भी उन्होंने क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में MOUs जो कि मल्टीपल MOUs हैं उनको साइन किया है। इस वक्त जो एक नजर आ रहा है कि जो अस्करी क़यादत है वो निगरां हुकूमत के साथ है और ये एक मैसेज इस तरह से जा रहा है कि जो मौशी गिरदाव में फंसा पाकिस्तान है उसके लिए आर्मी चीफ की मुकम्मल ताउन के साथ यकीन दहानी भी है और उसके इम्पैक्ट भी हमें नजर आ रहे हैं। साथ साथ हम बात करेंगे SIFC के हवाले से कि जितनी भी सरमायाकारी इन दौरों से आ रही है वो SIFC के डोमेन में आ रही है। और यकीनन जो SIFC का एक टारगेट है कि ये टारगेट 5 साल में $60 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान को जो एक हमारी एक्सटर्नल डेट है, जो बैनुल अक़वामी अदायगी है, 3 साल के मद में हमें $77.5 बिलियन अदा करने हैं। SIFC के तहत जो भी सरमायाकारी आ रही है यकीनन हमें बैनुल अक़वामी अदायगी में इसका बड़ा ही एक सपोर्ट मिलेगा, हेल्पफुल होगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने UAE में एक मैसेज कन्वे किया है, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। रहमान रहीम। आज अबू धाबी में $multi billion के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस पे मैं पाकिस्तान और UAE के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दोस्ती जो शेख ज़ैद ने 70 की दिहाइयों में उसकी बुनियाद रखी, उसको आज उनके साहबजादे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वो एक नए दौर की जानिब ले गए। इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, ये तमाम मौजूद थे। उनकी जानिब से उनके तमाम अहम वज़रा इस में शरीक हुए और ये टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्द इसके समरात, इकनॉमिक समरात वो पाकिस्तान की मईशत पे बड़े मुस्बत अंदाज में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। एक मरतबा फिर पाक UAE दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने मैसेज सुना प्राइम मिनिस्टर का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त हसन हबीब साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अयूब महर साहब हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हम दीगर मेहमानों का मौक़िफ़ भी जानेंगे। मेरा ख्याल है पहले मैं आपसे शुरू करूं क्योंकि इस वक्त जो मकसद लेके प्राइम मिनिस्टर साहब एक्टिव हैं उसको वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है आपको कि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम, उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो एक शफाफ और बगैर तासुब के बगैर जो है इंतखाबात का इनेकाद कराना, मगर अगर हम यहाँ ये टर्म यूज करें कि प्राइम मिनिस्टर अपने मैंडेट से बढ़कर काम कर रहे हैं, वो मुल्की मुफाद में कर रहे हैं, मईशत के इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंडेट की जहाँ तक बात है वो वायोलेशन कुछ नहीं हो रही। अगर वायोलेशन होती है, अगर कोई लेजिस्लेशन हो रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही हो, ऐसी इस तरह की वायोलेशन नहीं। लेकिन हर मुहब्बे वतन, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आर्मी चीफ हो या कोई जज हो, कोई भी शख्स हो जो मुहब्बे वतन होगा, उसको जो भी मौका मिलता है काम करने का
उसे करना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, खासतौर पर ये जो दुबई और कुवैत और इससे पहले सऊदी अरब की बात थी, चाइना की उससे पहले बात थी, उसमें देखें कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए कि पिछली जो स्कीम थी वो ये उनसे किस तरह डिफरेंट है। पहली बात यह है कि इसकी जो गवर्नेंस है, इसको आप देखें, इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती रही हैं, बहुत सारी कमेटीज बनती रही है, लेकिन यहाँ आपको जो इसकी गवर्नेंस के हिसाब से चीज़ें नजर आएगी कि एक केयर टेकर सेटअप में जिसमें आपकी आर्म फोर्सेस भी जिसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पहले ऐसा नहीं होता था ना कि आर्म फोर्सेस की तरफ से इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को कोई शेल्टर डायरेक्टली शेल्टर किया गया हो, तो वो एक उससे एक कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर में भी ट्रस्ट क्रिएट होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक, आपने देख लिया ना कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से स्टॉक मार्केट ने अपने ट्रस्ट जो है शो कर दिया ना, 61,000 वो इसकी गवर्नेंस का एलिमेंट है। दूसरा, इसमें जो इसके क्वांटम के हिसाब से, इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज इंडिकेट करना चाहूंगा। आपने खुद स्टैटिस्टिक्स बताए, $60 बिलियन 5 साल का, अगर मैं इसको रफली इस तरह एवरेज ले लें तो $12 बिलियन पर ईयर बनता है, ईयरली बनता है। देखिए, पाकिस्तान में जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 2005-6 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो का, वो $14 से $15 बिलियन के दरमियान रहा है। 14 से 15 में दोनों चीजें मिला के एफडीआई इसमें $7 बिलियन के करीब थी और कोई 7-7.5 बिलियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी। मैं पोर्टफोलियो के इस वक्त नहीं गिन रहा क्योंकि वो कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, वो तो स्टॉक मार्केट में आ रही है ना। लेकिन एफडीआई जो है वो 7-8 से क्रॉस कभी भी नहीं कर पाया और गुज़िश्ता काफी साल ऐसे गुजारे हैं हमने, काफी ईयर्स ऐसे गुजरे हैं जब 1 और 2 बिलियन के दरमियान $1 to $2 बिलियन आपकी एफडीआई रही। जब उस एफडीआई की हम 12 बिलियन की बात करें, 1 से 12 जी, और 60 बिलियन का आपने शायद बताया, तो इसका मतलब है कोई बड़ा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कोई मैग्नीट्यूड इतना बड़ा जब बताया जा रहा है। $100 बिलियन अगर आपका टोटल लोन हो और आप 60 बिलियन जो है बाहर से एफडीआई का इनफ्लो है, तो इकोनॉमी में किसी रीस्ट्रक्चर चेंज की बात हो रही है। और आपने खुद बताया कि अगर $12 बिलियन आते हैं, $7.5 बिलियन आपको एक्सटर्नल डेट सर्विसेज में पे करना है, तो उसके एक तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में खुद ही आ जाती है। दूसरा, एफडीआई ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो स्टॉक मार्केट में आ रही है, एफडीआई की बात हो रही है। एफडीआई का मतलब है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जी, या सर्विसेज सेक्टर में आएगी वो इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री में आएगी, तो आपका बहुत बड़ा जो इश्यू चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो डायरेक्टली एड्रेस होगा। वो ये इसका ये दूसरा इसके मैग्नीट्यूड की वजह से इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है। तीसरी जो इसमें एक और चीज है वो ये कि जो टारगेट या पहले कमेटीज बनती रही हैं, एफडीआई के लिए भी बनती रही हैं, फैसिलिटेशन के लिए भी बनती रही हैं, डूइंग बिजनेस इंडिकेटर के लिए एक बड़ी पावरफुल कमेटी बनी थी 2015 में, ये सब होता रहा है। उसमें जो डिफरेंस एक नजर आएगा कि वो टारगेटेड नहीं थे। अब हमने टारगेट किया है कुछ सेक्टर्स को, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए है, स्पेसिफिक फैसिलिटेशन है ना इन्वेस्टमेंट की, जनरलाइज नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक भी है और कंट्रीज भी टारगेटेड है कि किन कंट्रीज के लिए को हमने टारगेट बनाना है। तो फोकस हो रही है जो भी चीजें हैं वो एक फोकस वे में है और ये पूरी फिजिबिलिटी एक सामने आ रही है। 60 बिलियन का प्लान, ये 4-5 कंट्रीज, ये 4-5 सेक्टर्स, कहाँ यूटिलाइजेशन होगी। ठीक है हसन हबीब साहब, आप माशाल्लाह बड़ा अपने एक्सपीरियंस है आपको, पाकिस्तान की बहुत सारी जमहूरी हुकूमतें आई और गई, ये जो काम 2 माह के अंदर हुआ है, किसी ने 5 साल की बारी ली, किसी ने 3 साल की उनको टेन्योर मिला, लेकिन ये चीजें हमें नजर नहीं आई। मतलब ना ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी सियासी जमातों के साथ मुशावरत की, ना ही कोई प्लान डिस्कस हुआ, ना ही कोई सियासी मुबाहिसा हुआ, ना ही कोई पार्लियामान में बिल पास हुआ, कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट उठे और जाके अपना जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम है वो उठा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी चीफ साहब साथ हैं उनके, ये एक मैसेज गया पूरी दुनिया में कि हम यूनाइटेड हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं वो मिलकर सारे काम कर रहे हैं। जब सऊदी अरब ने अभी की खबर है कि वो जो $3 अरब का था उसमें 1 साल की तौसीह कर दी है, ये वो मैसेज है जो दोनों आर्मी चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दे दिया है। डिप्लोमेसी का क्या किरदार है इसमें? देखिए, डिप्लोमेसी का प्राइम कैरेक्टर ये है कि हम बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रहे हैं। पिछले जमानों में जब हमारे यहाँ रिफ्ट थी पॉलिटिकल सेटअप में, तो ऑब्वियसली हमारा नैरेटिव वीक हो गया था,
फिर हम अमेरिका से कन्फ्रंट्रेशनल उस पर आ गए थे, तो वेस्ट भी हमसे थोड़ा सा घबरा रहा था। ये इंटरम सेटअप है, ठीक है, इनका मैंडेट ये नहीं था, लेकिन कोई भी मुहिब वतन जो बैठेगा वो 3-4 महीने 5 महीने जो भी पीरियड है उसमें इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकता है। और ये जो इक़दाम हो रहे हैं जिसमें फौज भी आपके साथ है और आपको एक गारंटी दी जा रही है इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट में 2-3 बड़े जो मसाइल हैं उसमें पहला मसला तो ये है सिक्योरिटी। अगर फौज गारंटी करेगी तो जैसे सीपैक में भी फौज की गारंटी की वजह से इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो और दूसरा ये है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो नॉन परफॉर्मिंग इंडस्ट्री थी। अब जब गवर्नमेंट ने सेक्टर सेलेक्ट किए, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, जो जो एसेंशियल हमारी ज़रूरियात हैं उनको सेलेक्ट करके जब आप करेंगे और अब आप जाके जब अपने कदीम दोस्तों से या ओल्ड रिलायबल पार्टनर से बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे और उनको जब ये भी गारंटी होगी कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है तो कोई वजह नहीं कि वो मना करें। तो ये बहुत अपॉर्चुन मौका है और इस वक्त डिप्लोमेसी भी हमारी दोबारा से ट्रैक पे वापस आ गई है। वो सारे जो मसाइल पिछले सेटअप्स में थे वो दूर हो रहे हैं और उसकी एक वजह हमारी ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि देखिए डिप्लोमेसी की फोर्स होती है जब आपकी इकोनॉमी फंक्शनल हो और आप यूनाइटेड हो। जो भी बड़े मुल्क हैं आप उसमें देखें उनकी फंक्शनल इकोनॉमी है और उनके लोग एक साथ हैं। ईरान की सक्सेस की एक वजह ये भी है कि हाई नेशनलिज्म है, सब लोग साथ हैं और वो किसी तरह से वो इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली इन दोनों काउंट्स पे कमजोर थे, लेकिन अब रिसेंटली लग ये रहा है कि फौज की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है और हर सेक्टर में, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और ज्यादातर मुल्क अब हमारी बात सुन रहे हैं। ठीक है अयूब साहब, ये जो अब दुनिया हम पे ट्रस्ट करने लगी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने लगी है, उसमें हम आपने जिक्र भी किया सऊदी अरब है, चाइना है, यूएई है, अब तो कुवैत भी हमारे साथ पहले भी था और अभी भी आज़रबाईजान, बहुत सारे कंट्रीज इस तरह कोरियन इन्वेस्टमेंट जी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म, ये मतलब ये तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो बनी नहीं रही है ना, 5 साल का तवील मुद्दती मनसूबा मुआशी पॉलिसी। इसमें आर्मी चीफ साहब के यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो एक सिक्योरिटी के मिसाइल है, ये जो SIFC का 1 विंडो ऑपरेशन है उसमें एक चीज को एड्रेस किया जा रहा है सिक्योरिटी का भी, वो लैब्स भी उसको भी कंट्रोल किया जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए इसमें अगर आप पूरा एनालिसिस इसको किया जाए, पूरा इसको एक्सप्लोर किया जाए कि इन्वेस्टमेंट आ क्यों नहीं रही थी, 2-3 डिकेड में मसला क्या था, तो 2-3 डिकेड में आपको जो मसला आएगा वो टेररिस्ट अटैक, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, यही मसले थे। अच्छा पूरी ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी स्टेट्स जो किसी इंटरनेशनल वार में, हम तो फ्रंट स्टेट थे ना, 2 हम वार हुई हैं बॉर्डर पे हमारे, जहां लॉ एंड ऑर्डर का, जिन दुनिया की कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान नहीं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, टेररिस्ट अटैक का मसला हो, वो फ्रंट लाइन स्टेट हो वॉर के जोन में, तो वहां उन तमाम कंट्रीज में आर्म फोर्सेस का रोल होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी रोल होता है, इसलिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है ना। सिक्योरिटी के बगैर हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर की चेंजेस बहुत जरूरी हैं, वो सब पॉलिसीज अपनी जगह, लेकिन विदाउट सिक्योरिटी आप कुछ भी प्रोवाइड कर दें, इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? फॉरेन इन्वेस्टर के आने का, और फॉरेन इन्वेस्टर कर दिए FDI का इन्वेस्टर, FDI का इन्वेस्टर जो आता है, जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर आता है, वो आ जाएगा स्टॉक मार्केट में आएगा, शेयर बेच के किसी भी वक्त जा सकता है। FDI वाला आएगा तो 30 साल का प्लान करके आएगा ना, उसने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपनी बनानी है, जिसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, वो यहाँ की इंस्टॉलेशन करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा, बिजनेस यहाँ लाएगा, वो एक दिन में, 1 महीने में, 1 साल में वापस नहीं जा सकता। तो विदाउट उसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करें, इस तरह अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव ना करें और FDI का इन्वेस्टर आ जाए, ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर अर्ज करना चाहूंगा, देखिए इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन के लिए 84 से लेकर के अब तक 6 प्लान आए हैं। हमें एक चीज जरूर देखनी होगी, इसमें कुछ चीजों पे फोकस किया गया है कि वो जो फेलवर के रीजंस थे उनको जरूर आइडेंटिफाई करें कि क्या मसले थे, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, अब प्लानिंग की जरूरत भी थी। एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं, कोई सजेशंस इस तरह से? देखिए उसमें सबसे बड़ी जो मैं, और बहुत सारे पॉइंट 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं और जरूरत है, हमारे बहुत सारे मसले उससे
फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो, डेट की रीपेमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्रिएशन, वो सारे इससे जुड़े हुए मसले हैं ना, वो सब वो तो ठीक है, उसको आना है। लेकिन देखिए नेबर कंट्री में की भी पॉलिसी ये थी, और इससे पहले और दूसरे भी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, उसमें जब फोकस किया जाता है FDI पे, तो जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाता। लोकल इन्वेस्टर्स को भी इंसेंटिव देना जरूरी है। आप देखिए 3 कैटेगरीज कर रहे हैं ना, एक तो लोकल इन्वेस्टर है आपका, दूसरा बहुत हम पिछली गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीद थी, काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, दूसरी कंट्रीज में उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो मोबिलाइज नहीं हो पा रहे कि वो अपनी कंट्री में आए और इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास इन्वेस्टेबल फंड है। लोकल को भी आपने इंसेंटिव देने हैं। एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो दुनिया भर में हमारे पाकिस्तानी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रायोरिटी बेस पे लाना होगा, और ज़ाहिर है FDI भी। अब जो प्रोसेस शुरू हो रहा है, अगर FDI आती है पाकिस्तान में, और सेक्टर आइडेंटिफाई हैं, वो बेसिक सेक्टर है इकोनॉमी के, जिन सेक्टर्स में तो ये SIFC के तहत तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सिस्टम के ऊपर सारे सब पे काम हो रहा है। नहीं, वो तीनों के लिए होगा। मैं बात कर रहा हूँ FDI को, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, आप उनको लॉ एंड ऑर्डर किसमें सिक्योरिटी देंगे, पूरी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ठीक है। उसके साथ कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं, अटैच होते हैं, वो ठीक है, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में है। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करनी है, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, वो भी एड्रेस कर रहे हैं ना। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकल को भी वो करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो हसन हबीब साहब, एक बड़ा इशू है कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर एक टेररिज्म की जो है ना, वो क्योंकि दुश्मन से तो ये हजम हो नहीं रहा कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करे, स्पेशली हमारे इंडिया की तरफ से बड़े हमें वो मिलते हैं, फिर अफगान बॉर्डर पे बहुत ज्यादा है इस वक्त। चूंकि अभी बन्नू में भी अटैक हुआ, और ये भी एक बड़ा कंसर्न वाली बात है कि हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ हमें सिक्योरिटी के सारे चैलेंजेस देखे। इसमें जो बारहा बात की गई है दफ्तर खारजा की जानिब से भी, अफगानिस्तान को भी कहा गया है, तो और क्या करें, मतलब लाइक उनको टेबल टॉप के लिए कैसे बात करें, क्या डिप्लोमेसी और सिफारती चैनल यूज करें? देखिए, एक तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें डिप्लोमेसी अभी तक शेप नहीं दे सकी है, तो उनसे बात करना या उनको टेबल पे लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे निजामानी साहब जो सफीर हैं, उनसे मेरी 2-3 दिन पहले बात भी हुई थी इसी मौजू पे। तो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरह से उनको यकीन दिलाएं कि जी हम आपके कंसिस्टेंट सपोर्टर हैं, और अगर आप हमें नाराज करेंगे तो आपके जनरल हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन ये जो है, ये समझना कि कोई आसान काम है, ये मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। और हमें अपने जो पॉलिसी है वो भी अफगानिस्तान पे भी लॉन्ग टर्म इवॉल्व करनी चाहिए। उसमें भी हमें सब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, फौज भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, KPK के लोग हैं जिनके लिंक्स हैं और रिश्तेदारियां हैं उस तरफ। तो हमें बैठ के अफगानिस्तान पे बहुत थॉरो वो करनी चाहिए, पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए। जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं आजकल दुरानी साहब, वो और मैं ईरान में साथ थे, वी मेंटेन गुड कांटेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन फौरी रिजल्ट शायद नहीं आए, लेकिन देयर आर थिंग्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से हमारे लिंक पे काम हो रहा है, वहाँ से ट्रक्स आ रहे हैं। तो जब ये एक दफा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तब आई थिंक के डिप्लोमेटिकली भी वो फिर समझ में उनकी आ जाएगा कि पाकिस्तान से उनको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ट्रेड की, ट्रांजिट की। तो मेरे ख्याल में उस वक्त जाके सूरत हाल ऐसी होगी कि अफगानी हमारी बात सुनेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में जो उनका एंगर का मूड है और फ्रस्ट्रेशन का मूड है, उसमें मेरे ख्याल में न सिर्फ हमें नहीं सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे। मैं तेहरान गया था अक्टूबर में थिंक टैंक की तरफ से, वहाँ ईरानियों की भी यही शिकायत है कि जो अफगानी है वो बात नहीं सुन रहे हैं। तो अब 2 बड़े नेबर आपके, जहाँ आपके 5-7 मिलियन ईच कंट्री रेफ्यूजीज हैं, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनसे वो दरिया पे झगड़ा कर रहे हैं, हमसे बॉर्डर पे झगड़ा कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी हमें अपनी जारी रखनी चाहिए, कोशिशें जारी रखनी चाहिए, और कोई भी जो नया आइडिया उस पर काम करनी चाहिए। एक काम हमने अच्छा किया है कि जो अनरजिस्टर्ड अफगानी से उनको हमने वापस भेज दिया, सेंडिंग अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि देखिए हमारी भी रेड लाइन है और आप उसको क्रॉस नहीं करें। ये भी बहुत जरूरी होता है कि लोगों को टेबल पे लाने के लिए आपको अपने
जो है प्रेफरेंसेस सामने रखनी पड़ती हैं. आई होप काम हो रहा है बड़ी सीरियसली और कोऑर्डिनेटेड, तो अगवानियों पे इसका इम्पैक्ट आएगा. जरा टाइम का मसला है. अच्छा अयूब साहब, ये जो स्मगलिंग थी, ये जो मुनाफाखोर थे, जखीरा अंदोज थे, माफियाज थे, ये तो हम तमाम हुकूमतों को पता था कि ये मसाइल है, लेकिन यकीनन वही बात आ जाती कि कुछ उनकी पॉलिटिकल एक एसोसिएशन भी थी, कुछ मुफाद भी थे, जिसकी वजह से वो सख्त इकदाम नहीं उठा पा रहे थे. केयर टेकर गवर्नमेंट तो लीज बॉर्डर है, उनको तो परवाह ही नहीं है कि जी हमें कोई सियासी माइलेज लेनी है नहीं लेनी. लेकिन इस वक्त इसने कितना काम किया है, क्योंकि इस वक्त हमारी फोर्सेज जो बड़ा एक्टिव होकर जो है ना स्मगलिंग की रोकथाम पे, इससे पाकिस्तानी मीशत को कितना एक संभाला मिला है, और दूसरा दुनिया में क्या इंप्रेशन गया? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान बहुत अरसे से कंप्रोमाइज करता रहा, और स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है कंप्रोमाइज. अफगान इशू जो था, इस पर बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता था कि पब्लिक का ओपिनियन बिल्कुल गवर्नमेंट के ओपिनियन से क्रैश कर रहा है, पब्लिक पसंद नहीं कर रही. लेकिन कंप्रोमाइज करना पड़ता है स्ट्रेटेजिकली, कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है. अभी जो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन अभी जो इशू हुआ था रिसेंट पास्ट में, वो ये कि आप देखें बहुत तेजी से आपका रूपी डिवैल्यू कर रहा था, बहुत तेजी से डिवैल्यूएशन हुई. डिवैल्यूएशन होती रही है पाकिस्तानी करेंसी में, लेकिन स्पीड ये नहीं थी जिस स्पीड से गुज़िश्ता दिनों में डिवैल्यूएशन होनी शुरू हो गई. जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इन्वेस्टिगेट करने में ये चीज़ें खुल करके सामने आई कि जो अफगानिस्तान की डिमांड है, अफगानिस्तान के फ्रीज हो गए हैं ना अकाउंट, तो उनको जो पूरी दुनिया से ट्रेड करनी है, उनको भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उनको भी डॉलर्स चाहिए. तो वो यहाँ से उन्होंने चैनलाइज किया हुआ था, चैनल बने हुए थे कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो पाकिस्तानी बैंकों में होना चाहिए, वो वहाँ ये चीज़ें सामने भी आ गई, वो वहाँ आउटफ्लो हो रहा था. और उसके आउटफ्लो होने की वजह से जब पाकिस्तानी रुपये पे प्रेशर आता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि जी करेंसी हमारी डिवैल्यूएशन हुई है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं. आपका इन्फ्लेशन हाइपर हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी में दूसरी प्रॉब्लम होती है, आप कम्पिटेटिव नहीं रहते. आपका अचानक से आपका जो बिल होता है, जो आपको डेट सर्विसिंग करनी है, वो खुद ब खुद बढ़ जाता है. वो सारे इसके साइड इफेक्ट्स है. तो इस सूरत हाल में केयर टेकर गवर्नमेंट का या आर्म फोर्सेस का एक्शन बहुत जरूरी हो गया था. और उसके वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं उसको इकोनॉमिक मेजर्स नहीं कहता, क्योंकि जो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो आप चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए पाकिस्तानी रुपये, उसके लिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिक्वायर होगी. लेकिन शॉर्ट टर्म में आपने देखा कि फिर जो रुपए की वो उस तरह से डिवैल्यूएशन थी, वो स्टॉप हो गई थी. उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों, चाहे आप डॉलर की स्मगलिंग रोके या कमोडिटीज की स्मगलिंग रोके, उससे फर्क तो पड़ता है. वो चीजें सामने आई, उसके असरात आए कि इन्होंने जितने भी थे गवर्नेंस इंप्रूव की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप इस तरह के लिए कि ये जो आउटफ्लो हो रहे थे. सितंबर में 9% हमारा रुपया जो है वो ऊपर बढ़ा था, फर्क पड़ना चाहिए था, जबकि दुनिया भर में जो है डॉलर्स के मुकाबले में पूरी करेंसी नीचे आएगी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फर्क पड़ा था. अच्छा, और वो सिर्फ मैं इसको इस तरह नहीं गिनता, अगर वो फर्क ना पड़ता तो आज हम कह रहे हैं कि 29%, 30% इन्फ्लेशन है, फिर 35, 36, 37 भी हो सकता है. वो उससे डायरेक्ट लिंक होता है ना. फिर इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आता है, और आपका डेट रीपेमेंट बढ़ जाती है. जब डेट रीपेमेंट बढ़ रही है, आपकी टैक्स कलेक्शन आपको ज्यादा करनी पड़ रही होती है. वो पूरा इंटीग्रेटेड होता है ये. तो उसको वहां पे स्टॉप करना जरूरी था, ताकि बाकी आपने इकोनॉमी को भी बचाना है, सेव करना था. तो हसन हबीब साहब, अब लाज़मी है, अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको भी ये तमाम चैलेंजेस का सामना होगा. सवाल यहाँ ये है कि इस बेयकीनी, वो वही बात होती है कि जब जमात आती है, कोई हुक्मरान जमात आती है, तो लाज़मी से उसके बहुत सारे मसाइल भी होते हैं. फिर वो हमेशा पिछली हुकूमतों को ब्लेम देती है कि उन्होंने ये कर दिया तो हमारे लिए ये मुसीबत आ गई, जबकि ये जो केयर टेकर हुकूमत है, इससे तो कोई ऐसी बात की नहीं, हालांकि उनका डोमेन भी नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया. कितना जरूरी है इस वक्त इस कंसिस्टेंसी को लेकर तमाम, ये हम डिफेंस की बात कर लें या हमारी खारजा पॉलिसी ले लें या मुआशी पॉलिसी ले लें, इसको तसलसल के साथ जारी रखना? देखिए, ये बहुत जरूरी है. जैसे अयूब साहब ने भी कहा कि हमें अब अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इवॉल्व करनी पड़ेगी. ये नहीं हो कि एक पार्टी ए आए तो पॉलिसी कुछ हो, जैसे आप कह रही हैं ब्लेम गेम में रहें, दूसरी पार्टी आए वो दूसरे को ब्लेम गेम करें और कॉम्प्रोमाइजेस करते चले जाएं. देखिए, ये जो मैसिव स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें कपड़ा है, जिसमें कमोडिटीज हैं, जिसमें शुगर, वो जो एसेंशियल कमोडिटीज हमें चाहिए, हमारे इनपुट महंगे हो रहे हैं, और पता चला दूसरे ममालिक जो हमारे पड़ोस में हैं वो उससे फायदा उठा रहे हैं, अपने फॉरेन रिजर्व इंप्रूव कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं.
तो हमें बैठ के अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज देना होगा. आई थिंक इट इज ऑन द कार्ड्स कि फौज किसी स्टेज पे ये उनको मैसेज देगी कि आप इलेक्शन जो भी पार्टी जीतेगी उसको एक डायरेक्शन जो तय हुई है उसी पे चलना पड़ेगा. और हमें देखिए स्मगलिंग तो इतनी मैसिव है पाकिस्तान में कि कपड़ा जो इस वक्त सबसे ज्यादा हमारा खवातीन इस्तेमाल करती हैं वो अफगान ट्रांसलेट का कपड़ा सारा कराची में बिकता था. ईरानी प्रोडक्ट्स जो हैं आप देखें बाजार में देख लें इतनी ज्यादा भरी हुई है फूड प्रोडक्ट, कोई इम्पोर्ट नहीं है. खुद ईरानी हमसे कहते हैं कौंसिल जनरल से बात होती है. अब तो बार्टर ट्रेड का तो आगाज हो गया. अब तो देखिए नई मार्केट खुल गई. आप उस पर भले 5% टैक्स लें, जो भी 1% लें, लेकिन अगर जब तक आप लीगलाइज में नहीं करेंगे पैसा गलत लोगों के पास जाएगा, पैसा गलत चैनल में होगा तो उसका नुकसान सोसाइटी को होगा. अगर आपका टैक्स में नुकसान न भी हो तो सोसाइटी में नुकसान होगा, गलत लोगों के पास पैसा होगा, प्रॉपर चैनल्स में इन्वेस्ट नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह हमें प्रॉब्लम्स होंगे. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो मैसिव इन्वेस्टमेंट जो हो रही है स्मगलिंग इसको रोकें, फिर अपने टैक्स कलेक्शन को आपका नेट वाइड करके उसमें इस तरह के लोगों को देखिए बहुत आसान है. मौजूदा जमाने में एक क्लिक से पता चल सकता है कि आपने कितना इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेवल किया, तो क्यों नहीं चेक किया जाता? ये किसका काम है? हमारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं FBR को अब इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि ये जो हमारी ग्रे इकोनॉमी है जिसका साइज ऑलमोस्ट 40% है मेन इकोनॉमी के, उसको भी हम किसी तरह मेन स्ट्रीम करें और उसमें हमें ये एक्शन अब हमें जल्दी लेना और कोई भी पार्टी आए उसको पाबंद करना पड़ेगा हमें कि वो इन चीजों पे अमल करे और इस कंटिन्यूटी को. और इसके साथ साथ यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, चाहे वो टैक्स में हो चाहे दीगर इदारों में हो. अच्छा अब अयूब अब हम बात कर लेते हैं. यकीनन हम चाह तो रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी है, लेकिन हुकूमत जो है इस पर फोकस है एक्सपोर्ट सेक्टर पे भी, और यकीनन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें. अब ये जो ग्रीन पाकिस्तान का जो एक मतलब स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट मैं कहूंगी इसे, ये ऐसा है कि जिसपे हम 3 महीने या 6 महीने में हम नताइज हासिल कर सकते हैं. ना सिर्फ हम अपनी चीजों को, क्योंकि हम इजनास भी मंगवा रहे हैं बाहर से, इस वक्त हमारी क्रॉप्स भी बहुत अच्छी हुई है. दुनिया को जो फूड सिक्योरिटी का एक जो क्राइसिस है, कंसर्न है, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. इसके लिए क्या कितना अच्छा है ये ग्रीन पाकिस्तान? ये तो बहुत दफा चीज डिस्कस होगी, आपके प्रोग्राम में भी एक मैं मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हैमरिंग करते रहते हैं ना कि कभी तो होगा. फूड सिक्योरिटी वाला जो इशू है वो एक तो दुनिया भर के लिए इशू है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उसके प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान उसके बहुत अच्छी तरह न सिर्फ ये कि हम अपने फूड सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को, बल्कि एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमें जाना होगा. और देखें FDI की जब हम बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है? कम्पिटेटिवनेस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, यही है ना. FDI आएगी तो वही चीजें साथ लाएगी ना, उसमें कारपोरेट फार्मिंग से लेकर के नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेसेस, वो आपकी इंडस्ट्री को जो है उसको कॉम्पिटिटिव बनाएगा, वो एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाएगा. और दूसरी जहां तक आपने एक खदशे का इजहार किया था, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ. पाकिस्तान की हिस्ट्री है, देखिए जब भी कोई भी केयर टेकर सेटअप आता है ना, मैं अनबाइसों की बात कर रहा हूँ, जब कोई भी केयर टेकर सेटअप आता है उसको पब्लिक के आगे जवाब दे तो होता नहीं है. वो उसको कोई A या B XYZ से मतलब नहीं होता, किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा है. लेकिन हर सेटअप में जो एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आती रही हैं. मैं आपको एग्जांपल दूं, मोइन कुरैशी 93 में फाइनेंशियल लेजिस्लेशन हुई, बहुत सारे सेक्टर्स में चेंजेस आई, कस्टम्स में चेंज आई, ग्रीन चैनल आप लाए, दूसरी चीजें लाए, आपने SECP के रेगुलेशन चेंज किए, ट्रेड बॉडीज के एक्ट चेंज किए. उसके बाद दूसरी एक चेंज आई, महराज खालिद साहब आए, उन्होंने इकॉनमी में बहुत सारे रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए. गुलाम मुस्तफा जतोई साहब आए, उन्होंने एग्रीकल्चर का टैक्स गवर्नमेंट्स कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया. इकोनॉमी के बड़े बड़े डिसीजन केयर टेकर गवर्नमेंट्स में लिए गए हैं. ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की. 3 मैंने आपको रेजिम बताई हैं. और उनकी गवर्नमेंट के बाद जो भी पॉलिटिकल सेटअप बना, उस पॉलिटिकल सेटअप ने अपने से पहले वाली केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इकदाम थे उनको रेटिफाई किया, उनको एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया, उसको बाकायदा फिर असेंबली में लाके लेजिस्लेट किया गया है.
तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई घबराने की ना फॉरेन इन्वेस्टर को ना पाकिस्तानियों को। ये नहीं कि ये केयर टेकर हैं ये चले जाएंगे तो ये नहीं होगा, वो बाद में लेजिस्लेशन उस पर होती है और उनको प्रोटेक्शन हमेशा दी जाती है, ये हिस्ट्री है और ये भी इनको। लेकिन बाद में जो मसाइल सामने आते हैं वो ये आते हैं कि जो हुकूमत आती है फिर वो जरा हिचक से काम लेती है, वो लेजिस्लेशन को चेंज नहीं करती, लेजिस्लेशन तो रिकॉग्नाइज हमेशा होते रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल जब सेटअप आता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें आप यूँ कि उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, उसमें लीकेजेस हो जाते हैं सिस्टम में। वो लेजिस्लेशन का मसला नहीं, प्रोटेक्शन वो देते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, बाद में आकर के सिस्टम से जो लीकेजेस शुरू होते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल एंगल्स, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको रोकना होगा। वो एक अलग चीज है, उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं। वो जो है वो आपका लेजिस्लेशन का जो वो रूल है, वो जुडिशरी का रूल है कि किस तरह सिस्टम, वो एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन की बात नहीं। वो तो रिकॉग्नाइज हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आती है वो अपने से पहले वाले केयर टेकर सेटअप में जो भी लिए गए होते हैं स्टेप, उनको रिकॉग्नाइज करती रही है, उनको बाकायदा असेंबली में जाकर रेटिफाई कराया जाता है। तो हसन साहब, अब ये जो हम क्योंकि हमने एक तरफ तो ग्रीन पाकिस्तान वाला लेकर आए प्रोजेक्ट, दूसरा हमारे पास मादनियात इतने ज्यादा हैं, 6 ट्रिलियन के करीब हमारे पास मादनियात हैं, और अब हम दुनिया को मतलब बता भी रहे हैं कि जी ये एक सोना उगलती हुई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इतनी जमीनें मसाइल हैं। तो सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है रेकोडिक के लिए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त। फॉरेन पॉलिसी में क्या मतलब ये जो मुआशी टीम होती है उनके साथ कोई बाउंडिंग्स होती हैं कि बैठ के ये बात करते हैं, इन तमाम चीजों को फिर एक होमवर्क की सूरत में बनाया जाता है? जी बिल्कुल, ये इसमें बिल्कुल तय है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनकी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स रेगुलरली होती हैं, और कोई भी जो पॉलिसी होती है, फर्स्ट की जैसे एग्रीकल्चर है, ये नहीं कि हम सिर्फ एक मुल्क पे फोकस करें, या वो जब एक दफा हमारा एक सिस्टम है और हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, लेकिन आप जो है वो लहसुन कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, अदरक कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर ईरान से और अमेरिका से आ रहा है, केचप। तो ये बड़ी सैड सिचुएशन है। हमें अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कराना, और जैसे आपने कहा कि इसका 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अपनी फिशरीज इंप्रूव करने निकलेंगे विद टेक्नोलॉजीज अब्रॉड, तो 6 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई बात क्रॉप्स हैं जो 3 महीने में आते हैं, सनफ्लावर 3 महीने में आ जाता है। तो जो हमारा भी मैसिव बिल आ रहा है इंपोर्ट का, ऑयल का, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो या दूसरे हमारे ऑयल हो, एडिबल ऑयल्स हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। वी हैव ह्यूज लैंड, सीजन हमारे अच्छे हैं, और ये एक बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है। अब चीनियों ने पहली दफा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। जो आप राइस कह रही थी ना, जो 21% इंक्रीज है, ये चाइनीज इनपुट्स से है, और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि अपने इनपुट्स को इम्प्रूव करें, और अपनी वो जो कोर कमोडिटीज हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे अजीब बात है कि हम रोते रह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, एक कंट्री है जो थ्रेटेंड है, केले पे और चावल पे हमारा फोकस है, दोनों पानी बेस्ड है। क्यों नहीं हम अपने यूनिवर्सिटीज को कहें कि वो ऐसी राइस की कमोडिटी पे काम करें जो कम ऑयल पानी पे चलें, या बगैर पानी के राइस प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, या कोई एक्वेटिक कल्चर ऐसा डेवलप करें कि जो पानी राइस में जाता है। एग्रीकल्चर में तो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से बहुत पीछे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जदीद तरीकों पे पहुंच गई है। हमारे पास रिसर्च सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर वो नहीं, हमारा हमारे पास पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, जामशोरो है, फैसलाबाद है, पिंडी में है। हम क्यों नहीं इनको फोर्स करते हैं कि काम करें और ऐसी क्रॉप्स बिल्ड करें। अब देखिए जब वो बन रही थी, मोटरवे बन रही थी, तो कोरियंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि इस इलाके में कलर तार की तरफ नेचुरल ऑलिव्स हैं, तो यहाँ आप शुरू करें। इट टुक अस 30 years टू स्टार्ट दैट। अगर हम 30 years पहले शुरू कर देते, अब कर रहे हैं, अब वी आर देयर, नए फार्मर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमने 30 साल कौम के जाया कर दिए कि अगर हम उसी ऑलिव एक दफा लग जाए तो आप यकीन माने जेरूसलम में ऐसे भी दरख्त हैं ऑलिव के जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा है, और वो अभी तक ऑलिव दे रहे हैं। यही हमारे पास टी का जोन है। इतना हमारा टी का इम्पोर्ट बिल है, मानसूरे में शंक्यारी से ऊपर चीनियों ने हमें फॉर्म्स लगा के दिखाए कि हो सकते हैं, हम उस पर भी काम नहीं कर रहे। इसी तरह अयूब साहब, हमने एग्रीकल्चर तो SIF से उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन IT का हमारा सेक्टर
जिसमें बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया। आप क्या समझते हैं, क्या आपकी? देखिए, एक तो FDI जब आई किसी भी सेक्टर में नहीं आ रही थी, वो तो एक तो FDI का मसला था, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। हाँ। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब था। IT तो सर्विसेज सेक्टर में आता है, वहाँ हो सकता था। एग्रीकल्चर में जो मसला आ रहा है, एग्रीकल्चर में मैं समझ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में आई एम श्योर कि इसमें ग्रोथ आएगी। अब द रीजन इसके FDI में जब फोकस भी इसको किया जा रहा है, खासतौर पे जो स्पेसिफिक सेक्टर में ये आ रहा है, उसमें जो मसला था पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव ना होना, यील्ड कम है, प्रोडक्टिविटी का इशू है, वो राइस हो, कॉटन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू आता रहा है कि 12 मिलियन तो हमारी होती थी बेल, वो कम हो जाती है, 8 पे आ गई, एक दफा 5 तक पहुंच गई थी। तो यील्ड का मसला, कम्पिटिटिवनेस का मसला उसमें जो है वो जुड़ा हुआ है बेसिकली कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना टेक्निकली एडवांस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें। वो जब हम जाते हैं स्मॉल फार्म पे, उसमें एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग का अभी तक वो कंसेप्ट नहीं है। और एग्रीकल्चर को बेसिकली जो डिमांड पुल होता है ना, वो इंडस्ट्री करती है। अगर आपके यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, शुगर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये डिमांड पुल करती हैं, ये एग्रीकल्चर को फिर इंसेंटिव देती हैं, वहां से उसमें एग्रीकल्चर में, या फिर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन करती हैं, कुछ जाके कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, फॉर्म्स एक्वायर करते हैं। FDI में मेरा ख्याल है इस चीज का बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। एग्रीकल्चर साइड पे भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी भी आएगी उसके साथ। ठीक है। अच्छा, एक हम तो अपनी मईशत में देखते हैं तो डॉलर का एक बड़ा किरदार है, और हमारा सबसे बड़ा जो मसला वो डॉलर ही है। अभी जिस तरह सरमायाकारी यकीनन डॉलर को, आप क्या समझते हैं और किन सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है? अभी जैसे टेक्सटाइल के ऊपर गवर्नमेंट बड़ी फोकस रही है, काउंसिल भी बना दिया गया है, एक टेक्सटाइल एक नॉन टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का क्या मसला रहा है? एक वक्त में तो टेक्सटाइल पे हम, लेकिन जितना भी इंसेंटिव मिला, मराहत मिली, सब कुछ मिला, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई टेक्सटाइल। देखिए, टेक्सटाइल की अगर बात करेंगे, बहुत डीप रूटेड क्राइसिस है। टेक्सटाइल विजन को मैं अगर थोड़ा सा रेफर करूं, टेक्सटाइल विजन हमने बनाया था जब WTO में पाकिस्तान सिग्नेटरी बन रहा था, तो ये था कि हम अब कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमें ओपन मार्केट में कम्पीट करना होगा। उसमें मैं हैरान हूं इस बात पर कि मिनफॉल जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि कॉटन जो है हम 15 मिलियन बेल लोकली प्रोड्यूस करेंगे। वो आज तक तो नहीं हुई, 12 से भी कम हो गई। जब विजन बना था 12 हो रही थी। इन्वेस्टमेंट कराएगी स्पिंडर्स में, रूटर में, वीविंग और स्पिनिंग में। इन्वेस्टमेंट करा दी गई, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी, 333 बिलियन रुपीस की बात हुई थी। उसके बाद पता लगा कि आपके 30% जो है स्पेंडर और रूटर जो है वो आइडल चले गए, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई, इसलिए कि आपके पास इंडोजिनस रॉ मटेरियल नहीं था। वो सारा जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा फकदान रहा है, वो आपकी प्लानिंग का रहा है। टेक्सटाइल विजन प्लानिंग का हिस्सा है ना। आप कहते हैं रॉ मटेरियल हम देंगे, एनर्जी देंगे, गैस की बात की गई कि नेचुरल गैस इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाएगी। उस वक्त बाकायदा एडवर्टाइज की गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिव दिए गए, लीजिंग कंपनी को कहा गया कि CNG किट के लिए आप लीज करें, CNG स्टेशन के लिए पैसे प्रोवाइड करें। उस वक्त क्या अंदाजा नहीं किया गया था कि हम गैस नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, आज इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है। सारा प्लानिंग का मसला है सारा। आपने गैस पर शिफ्ट करते रहे, लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते रहे, टेक्सटाइल, रूटर एंड स्पिंडर्स में आप प्रॉमिस करते रहे कि 15 मिलियन बेल मिनफॉल की जिम्मेदारी है, इस पे निजी और फैसलाबाद इंस्टीट्यूशन उनकी रिसर्च आ चुकी है, इसलिए हम प्रोड्यूस कर देंगे। वो कोई भी टारगेट जो है गवर्नमेंट सेक्टर से अचीव नहीं हो पाए, वो वहां से। और दूसरा, आज आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर है आज, ये तो खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपना के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका खुद इन्होंने जो प्लान दिया था एक जमाने में, मुझे याद है, ये खुद कहते थे कि हम $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट तक हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी यकीनन वो इसकी तरफ दोबारा अब आ भी रहे हैं। वो अभी बात 2-3 दफा उनके रेफर कर चुके हैं अपनी उसी स्पीच को। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनाज साहब मौजूद है, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सईद साहब, ये जो इस वक्त हमने दौरे देख रहे हैं, इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, उनके साथ आर्मी चीफ साहब मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त मुआशी जो बहरान है, उस मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए कितना कलीदी दौरा नजर आ रहा है? ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो वाहिद चैलेंज अगर मैं कहूं तो वो एक इकोनॉमिक चैलेंज है, जिसका डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के साथ है। जितना पॉलिटिकली आप इनस्टेबल खुदाना खास्ता होंगे, उतनी माशी तौर पे आप इनस्टेबलाइज होंगे, डिस्टेबलाइज होंगे। उसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने जब 1 साल पहले आज ही के दिन कमांड टेक ओवर की थी, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एक तो डोमेस्टिक चलो बम धमाके वगैरह वो तो हमने उसको हैंडल कर लिया, वो तो फौजियों ने अपने सीनों पर गोलियां खा के तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए,
लिए, और उन्होंने कलम कमा कर दिया अभी छोटा मोटा जो चीज हो रही है वो हम संभालते रहेंगे फौज जो है। जहां तक इंडिया का ताल्लुक था उसको भी संभाल रखा था। अब मसला किस चीज का था कि आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और माशी इनस्टेबिलिटी, उसके तहत नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी जो है उसको एक किस्म का चार्ज टेक ओवर किया गया, और जिस तरह फैटफ के अंदर एक रोल अदा किया था फौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने उसके जरिए तमाम जितनी पोलिटिकल पार्टीज थी उनको एक पेज पे लाकर और सिर्फ माशी हदफ को जो अहदाफ जितने थे उनको सेट किया और उसके अचीवमेंट्स के लिए आगे बढ़े थे। उसमें आपने देखा कि उसमें तमाम ऐसे माफिया जो हमारी इकॉनमी को चैलेंज कर रहे थे, जिसमें बिलखसूस आपकी होर्डिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, आपकी जो स्मगलिंग थी, ह्यूमन जो उनको पाकिस्तान में आ रहे थे गैर जो डॉक्यूमेंट्स के बगैर आ रहे थे, इन तमाम माफियाज के ऊपर हाथ डाला गया। तो आपने देखा थोड़ी सी रिएक्शन आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कवर कर लिया गया। अब डोमेस्टिक लिहाज से तो हम काफी हद तक काबू कर गए हैं और एक जो उम्मीद की किरण है वो दोबारा पैदा हो चुकी है। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है जो दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं, ये दोनों जो आपकी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है, उन दोनों ने मिलकर एक सिंगल हदफ रखा हुआ है कि हमने माशी तौर पे जो है दुनिया के एतमाद जो है पाकिस्तान पे बहाल करना है। उस सिलसिले में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर भी चीफ आर्मी स्टाफ जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो गए हुए हैं, तो वहां पे तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर्स के जो मुआहदे जो हुए हैं, ये बेसिकली एक एतमाद का मजहर है कि जिसमें आप SIFC के तहत जो एक सिंगल विंडो ऑपरेशन के जरिए जिसमें आर्मी की एक गारंटी है कि हम कोऑर्डिनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी तो जो मुआहदे हैं उनको आगे लेके चलेंगे। तो आपने देखा कि पहले ही एक बिल्डअप जो किया हुआ था, आज ठीक उनकी जो एक कमान का 1 साल हुआ है उससे एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि 25 सईद साहब, ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की, एक सियासी अदम इस्तेहकाम का जो सिनेरियो था उसको किल किया, दोनों जो गए हैं विजिट किया है। साथ साथ ये भी एक है कि जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, यानी कि दुनिया को अब ये एतमाद होगा कि अगर